स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे इंदौर से। बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं, कोरोना के फिर से यहां पर 381 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना मरीजों का आंकड़ा इसी के साथ 18,000 को भी पार करते हुए 18,321 हो चुका है। बीते 24 घंटे में 6 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी है। आधिकारिक आंकड़े ये बता रहे हैं अब तक 479 संक्रमित मरीजों की इंदौर में मौत हो चुकी है। संक्रमण तेजी से फैलता हुआ इंदौर में लगातार बीते 3 दिनों से 300 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं और अब तो ये करीब 400, कल भी 390 से ज़्यादा मामले थे, आज भी 381 मामले सामने आए हैं और कोरोना मरीजों का आंकड़ा इसी के साथ 18,321 हो चुका है और 24 घंटे में 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक 479 संक्रमित मरीजों की मौत इंदौर में कोरोना की वजह से हो चुकी है। कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से इंदौर में भी फैल रहा है और पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, घटने का नाम नहीं ले रही है। अब तक 400 से अधिक लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी है और 381 नए मरीज मिले हैं। कल भी 400 के करीब मरीज मिले थे और आज जो मरीज मिले हैं 381, इसी के साथ ये कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 18,300 को भी पार कर चुका है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 6 मरीजों ने कोरोना की वजह से अपनी जान भी गंवा दी और संक्रमण की दर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ती हुई। उसके मुकाबले रिकवरी रेट काफ़ी कम या पीछे माना जा रहा है। विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, कल भी आपसे बात हुई थी, कल भी इसी बात की चिंता कि अब ये आंकड़े 400 के करीब हो गए। आज भी जो मामले सामने आए हैं वो भी 400 के करीब, 381 नए मामले और साथ ही साथ लोग अपनी अब जान भी गंवा रहे हैं। बिल्कुल पुनीत, ये शुरुआत से ही चिंता का विषय इंदौर में बना हुआ है। जब इंदौर में कोरोना की आमद हुई थी उसके बाद से ही लगातार यहाँ पर एक ऐसा माहौल देखने को मिला कि बड़ी संख्या में मरीज प्रतिदिन यहाँ देखने को मिल रहे हैं। यही वजह है कि लगभग 18,321 के करीब जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं वो अब तक इंदौर में मिल चुके हैं। लेकिन इसके साथ में एक अच्छी बात यह भी है कि अधिक 13,000 से अधिक मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके। लेकिन अभी जो कोरोना के संक्रमित मरीजों का मिलने का सिलसिला है वो एक बड़ा आंकड़ा लगातार निकलकर सामने आ रहा है और ऐसी स्थिति अगर निर्मित होती रही तो आने वाले समय में इसलिए भी मुसीबत बन सकती है, क्योंकि अस्पतालों में जो साधन संसाधन है वो सीमित ही है और अभी की जो हालात है वो भी यही बताते हैं कि अस्पतालों में आसानी से इलाज मुहैया नहीं हो पाता है, चूंकि संसाधन सीमित है और मरीजों के मिलने की प्रतिदिन की जो संख्या है वो बहुत अधिक हो रही है। तो शहर में जो हालात हैं उसको लेकर के प्रशासन के लिए लगातार चिंता का विषय बना हुआ है और उसको लेकर वो हर संभव प्रयास कर रही है कि कैसे आखिर आम जनता को जल्द से जल्द संक्रमण से मुक्त किया जाए और यदि कोई संक्रमित हो जाता तो कैसे उसका इलाज सुनिश्चित किया जाए। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इधर जबलपुर में भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पति की मौत के बाद एक पत्नी ने आरोप लगाए हैं अस्पताल पर। गंभीर आरोप मेडिकल अस्पताल पर लगाए गए। ये आरोप लगाया गया कि मेडिकल अस्पताल में उनके पति को इलाज मिला ही नहीं, जिसकी वजह से उनके पति की मृत्यु हो गई। निजी अस्पतालों ने तो इलाज करने से इनकार ही कर दिया था। आशीष तिवारी, जिनकी 10 दिन पहले मृत्यु हो चुकी है, डॉक्टर्स ने इसकी वजह कोरोना का संक्रमण बताया था। पत्नी का आरोप है कि अगर कोरोना से मौत हो गई तो फिर अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं आई है। पति की मौत पर अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं और ये भी सवाल है कि 10 मिनट में ही उनके पति ने दम कैसे तोड़ दिया। इंसाफ की गुहार लगाते हुए उनकी पत्नी आशीष तिवारी की पत्नी नेहा आशीष तिवारी ने इस बात की मांग की है कि इस मामले में जांच होना चाहिए, दोषी चिकित्सकों पर FIR की जानी चाहिए। वो आशीष तिवारी जिसकी जान हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से चली गई। आज 10 दिन हो गए इस बात को। अब जाके हिम्मत आई है कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि उनके साथ क्या हुआ था। कुछ नहीं था, उन्हें नॉर्मल फ्लू था जिसकी मेडिसिन वो PCGen डॉक्टर से ले रहे थे। ट्रीटमेंट चल रहा था उनका। संडे का दिन था, डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने भाई से कहा
कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। मेट्रो हॉस्पिटल लेकर गए, उन्होंने एक्सरे किया, बताया कि इन्हें निमोनिया है जो कि ज़्यादा बढ़ गया है, आप इन्हें मेडिकल ले जाओ। उन्होंने कहा एडमिट कर लो, एडमिट नहीं किए, ऑक्सीजन नहीं दिया, कोई ट्रीटमेंट ही नहीं किया। उसके बाद एम्बुलेंस में इन्हें मेडिकल लेकर गए, मेडिकल में इन्हें एडमिट किया, ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किए, अंदर जाने नहीं दे रहे थे। जबलपुर में डॉक्टर रत्नेश कुरूरिया पर जिले के स्वास्थ्य महकमे की प्रमुख जिम्मेदारी है और उनके पास पद भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का है। कोरोना जब सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा है तो सीएमएचओ साहब खुद की मजबूरी को ही गिनाने लगे हैं। मीडिया के सवाल हैं कि आखिर क्यों मरीज को इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं मिल रहा है, आखिर क्यों मौत में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है, आखिर क्यों निजी अस्पतालों ने अभी तक अपने अस्पतालों के बाहर कोरोना जांच के लिए रेट लिस्ट नहीं टांगी है, जबकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश से यह साफ हो गया है। सवाल पूछना है मीडिया का काम है, लेकिन जवाब देने में सीएमएचओ महोदय इस तरीके से तिलमिला गए कि अपनी कुर्सी से खड़े होकर ओके थैंक यू बोला और चलते बने। सीएमएचओ महोदय के इस बर्ताव को देखकर यह समझ में आता है कि वो कहीं न कहीं मरीजों के बढ़ते दबाव और बिगड़ती व्यवस्थाओं से परेशान हैं। कहने को तो खुद एक मनोचिकित्सक हैं, लेकिन वो खुद की मनोस्थिति को काबू नहीं कर पा रहे शायद। अब ऐसे में जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की बागडोर कैसे वो संभालेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और लगातार मामले सामने आ रहे हैं और निजी अस्पतालों का जहां तक मामला है तो वहां तो ऐसी परिस्थिति हो गई है कि लगातार विपक्ष, राजनीतिक दल इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, कहीं कोई किसी को लगता है कि फर्क ही नहीं पड़ रहा। लिमिटेड स्टाफ है, मेरे दोनों डीएचओ पॉजिटिव हो गए, हमारे डीपीएम पॉजिटिव हो गए हैं, मेरे डीआईओ हाइपरटेंशन के कारण अस्पताल में भर्ती है, मैं अकेला कर्मचारी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। तो इस बात की लापरवाही से मतलब लूट जो मच रही है हॉस्पिटलों में? बिल्कुल नहीं, अस्पतालों को विधिवत जानकारी दे दी गई है और सभी अस्पतालों से निवेदन किया है कि निर्धारित शुल्क लेकर ही उपचार करें और सभी अस्पतालों ने इसमें सहमति बताई है। चलिए, थैंक यू। मुझे लगा नहीं तो बात करना, थैंक यू। क्यों? प्रतीक हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रतीक, बाकायदा निर्देश दे दिए गए हैं, सारी नियम कायदे जारी कर दिए गए हैं, निजी अस्पतालों में कैसे इलाज होना चाहिए, क्या उसकी रेट लिस्ट है, सारी बातें हो गई। सीएमएचओ साहब कह रहे हैं कि निवेदन किया है। ये निवेदन क्या शब्द होता है, ये एक थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। निवेदन को मानना ना मानना ये तो व्यक्ति पर निर्भर होता है, निवेदन का शब्द तो यही मायने तो यही होते हैं। और हालात जिस तरीके से, हम 2 दिन से आपसे बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हालात जबलपुर में बिगड़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति बताते हैं। इंदौर और भोपाल की तस्वीर अभी ऐसी नहीं है जिस तरीके से जबलपुर से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, चाहे वो बात करें शमशान घाट में शवों की संख्या ज़्यादा होने की, या फिर जिस तरीके से एक महिला ने अपने पति की मृत्यु पर सवाल उठाए कि ये कैसे हो गया, जब तक कोरोना से बता दिया कि मौत हो गई लेकिन रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, ये कैसे हो रहा है? बेशक पुनीत, देखिए 3 तस्वीरें हम कल से आज तक दर्शकों को दिखा चुके हैं। पहली तस्वीर वो भयावह थी कि लगातार औसत रूप से हम देख रहे हैं कि 300 चिताएं रोज जल रही हैं। दूसरी तस्वीर एक पत्नी की देखी जिसने बताया कि किस तरीके से इलाज में लापरवाही बरती गई और उनके पति की जान चली गई, उनका परिवार उजड़ गया। तीसरी तस्वीर जो है वो सीएमएचओ डॉक्टर रत्नेश कुरारिया की है, जो हमारे और आपके सामने है। उनके पास स्टाफ नहीं है, मैं अकेला कर्मचारी हूं, क्या करूं? तो बेशक ऐसे में उन्हें हार ही मान लेना चाहिए, शायद इस पद से भी मुक्त हो जाना चाहिए अगर वो जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हो, क्योंकि जनता तो जवाब मांगेगी। हम समझते हैं कि बेशक कहीं ना कहीं जो अन्य डॉक्टर्स से लगातार दिन रात सेवा कर रहे हैं उस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो हाईकोर्ट के निर्देश हैं उनका पालन कराना चाहिए, जो कि जिस प्रकार की व्यवस्थाएं पहले थी, जिस प्रकार से पटरी पे चलती रही, इसके पहले भी अधिकारी काम करते रहे, उनको आकलन था कि कहीं ना कहीं 1000, 2000, 3000, 5000 या 10,000 तक आंकड़ा जाएगा और उसके लिहाज से ही तैयारी करी थी। 1200 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था का दावा खुद सरकारी अस्पतालों में किया गया था। आज 1100-1200 एक्टिव केसेस हैं, उसमें ही कहीं ना कहीं हवा सी निकल गई तमाम दावों की। तो बेशक सीएमएचओ महोदय ओके थैंक यू बोलकर तो चलते बने, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जो जिम्मेदारी है उससे भी कहीं ना कहीं कन्नी काटते यहाँ पर दिख रहे हैं। हर कोई संक्रमित हो रहा है, मीडिया पर्सन हो, डॉक्टर्स हो, मंत्री हो, नेतागण हो, हर कोई संक्रमित हो रहा है, लेकिन जवाबदारी से भागना कहीं ना कहीं
एक कई सवाल जो है वो खड़े करता है। एक पत्नी का जो वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, वो आप बीती अपनी बता रही है, अपनी पीड़ा बता रही है, और ये भी कहा है कि अगर आपके साथ ये घटना होगी तब शायद वो आप उसका दर्द समझ सकते हैं। तो बेशक इस मामले में भी जांच होनी चाहिए। क्या ऑक्सीजन की कमी है? आज तक प्रशासन ये स्वीकार नहीं रहा है कि ऑक्सीजन की कमी है, वो हाथ खड़े कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स ने तो स्पष्ट कहा है कि मेडिकल अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं है। तो या तो स्पष्ट किया जाए कि व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं। दावे बड़े बड़े करना लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और होना, ऐसे में आम व्यक्ति जो है वो असमंजस में है। बीमार होने के बावजूद भी वो अपनी जांच नहीं करवा रहा है, उसे भय है कि कहीं वो कोरोना संक्रमित ना निकल जाए। और चौथे नंबर पर जबलपुर है, स्मार्ट सिटी भी है, तमाम दावे भी किए गए, लेकिन हालात इंदौर, भोपाल, ग्वालियर से बदतर शहर में होते जा रहे हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि सीएमएचओ पर दबाव है कि वो बता रहे हैं कि मेरे पास स्टाफ नहीं, इतने लोग संक्रमित हो गए, मैं अकेला कर्मचारी हूं जो काम कर रहा हूं और व्यवस्थाओं को संभाल रहा हूं। क्या उनके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर है कि वो अपनी व्यथा या व्यवस्थाएं किस तरीके से अंदर से कमजोर हो चुकी हैं या ध्वस्त हो चुकी हैं, वो बता भी नहीं पा रहे हैं? बेशक मैंने आपसे कहा ना पुनीत की या तो स्पष्ट कर दे स्वास्थ्य महकमा, सीएमएचओ महोदय कि वो इस जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकते क्योंकि संसाधनों की कमी है, या तो शासन से पत्राचार ही कर लें कि यहाँ पे स्टाफ नहीं है, अतिरिक्त स्टाफ दिया जाए। देखिए, शासकीय कर्मचारियों की लंबी ड्यूटी कोरोना काल में भी लगी। हमने देखा है कि एक एलडीसी भी जो है वो मैदानी अमले में तैनात था और लगातार सैंपलिंग से लेके सैनिटाइजेशन से लेके हर काम करता था। लेकिन अब जब बिल्कुल चरम पर है तो इस बीच आखिर संसाधनों की अगर कमी पड़ रही है या मैन पावर की कमी पड़ रही है तो क्या अधिकारी सरकार से कुछ जवाब तलब कर रहे हैं या पत्राचार कर रहे हैं कि नहीं कि अतिरिक्त स्टाफ चाहिए? लेकिन फिलहाल ऐसी कोई इंतजाम नहीं कि जिस धर्रे पे आखिर चल रहा है चलने दें, और कोरोना के मामले में आम जनता को उनके हाल भी वाकई प्रतीक स्थिति बहुत गंभीर है और शासन को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। जो हालात हम बता रहे हैं इस मामले में शासन को संज्ञान लेना चाहिए ताकि लोगों को कम से कम इस बात का संतोष हो सके कि वो अगर इलाज कराने के लिए जाएंगे अस्पताल तो वहाँ इलाज भी मिलेगा। सवाल ऐसे ना उठाने पड़े लोगों को और लोगों को जान भी ना गंवानी पड़े। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, भोपाल से खबर आपको बता दें, कांग्रेस का रोजगार 2 अभियान जो है ये आज शुरू हुआ है। सेवा सप्ताह के जवाब में कांग्रेस ने रोजगार 2 अभियान शुरू कर दिया है। युवक कांग्रेस प्रदेश भर में पकौड़े तलेगी और रोजगार भी मांगेगी। तो रोजगार के लिए मांग की जा रही है कांग्रेस की तरफ से और पूरे प्रदेश में कांग्रेस इस अभियान को शुरू कर चुकी है। सेवा सप्ताह जो शुरू हुआ है बीजेपी की तरफ से, तो उसके जवाब में रोजगार 2 अभियान युवक कांग्रेस ने प्रदेश भर में शुरू कर दिया है। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनुराग, रोजगार की मांग की जा रही है न केवल प्रदेश में बल्कि हम ये भी देख रहे हैं कि ट्विटर पर भी ये काफी ट्रेंड करने लग गया। बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रीय जो यूथ कांग्रेस है उसकी तरफ से पूरे देश भर में रोजगार 2 अभियान आज छेड़ा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिन और इस मौके पर बीजेपी बड़े आयोजन कर रही है। मध्य प्रदेश में भी सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है और इसी के जवाब में यूथ कांग्रेस ने इस बात की मांग केंद्र सरकार से की है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए। जो दावे केंद्र सरकार की तरफ से किए गए थे उनको पूरा करने का काम किया जाए और इसी को लेकर यूथ कांग्रेस आज पूरे प्रदेश भर में सोशल मीडिया के जरिए और अलग अलग कार्यक्रम करने के जरिए केंद्र सरकार से इस बात की मांग करेगा कि यूथ की जो प्रदेश के युवा हैं उनको रोजगार दिया जाए, उनको रोजगार के अवसर मुहैया कराया जाए और इसको लेकर केंद्र सरकार अपनी तरफ से पहल करे। तो इन तमाम बातों को लेकर आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे, सोशल मीडिया के जरिए कैंपेनिंग करके इस मांग को केंद्र सरकार के सामने रखने का काम करेंगे। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अनुराग। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर, बने रहिए आप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भोपाल में संघ प्रमुख मोहन भागवत आज और कल अलग अलग हिस्सों में बैठक लेने वाले हैं। वीएचपी के पदाधिकारियों के साथ वे बैठक करेंगे। कोरोना काल में कामों को लेकर समीक्षा की जाएगी। मोहन भागवत फिर से आ रहे हैं, 2 महीनों के भीतर तीसरा दौरा उनका ये है और ये महत्वपूर्ण बैठक आज वो लेने वाले हैं। 2 दिनों का ये उनका दौरा है।
संघ प्रमुख मोहन भागवत 2 दिनों के भोपाल दौरे पर। आज और कल अलग अलग हिस्सों में वो बैठक करने वाले हैं। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए इसी खबर पर। शरद, और क्या जानकारी अभी तक और मिल पाई है इस दौरे को लेकर? बिल्कुल, देखिए 2 दिन का दौरा है संघ प्रमुख का और हम यहाँ उसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर जो विश्व हिंदू परिषद की जो बैठक है वो लेने वाले हैं। अब से कुछ ही देर बाद ये बताया जा रहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत करीब 11 बजे के आसपास यहाँ पर आएंगे और जो विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हैं उनके साथ में उनकी 1-to-1 चर्चा होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के जो बंदोबस्त हैं वो चाक चौबंद किए गए हैं। करीब 11 से 11:30 के बीच का जो वक्त है वो बताया गया है संघ प्रमुख का यहाँ पर पहुँचने का। संघ प्रमुख का जो दौरा है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की जो सरकार बनी है उसके बाद से लगातार उनके जो दौरे हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं, हो रहे हैं 60 दिन के अंदर ही, यानी कि 2 महीने के भीतर ही उनका ये तीसरा दौरा है। इससे पहले भी अगर आपको याद हो तो वो ठेंगड़ी भवन में मध्य और मालवा प्रांत के जो पदाधिकारी हैं उनकी बैठक लेने आए थे और उससे पहले शारदा विहार में एक बड़ा जो मंथन है वो उनका हुआ था। आज फिर से एक बार जो विश्व हिंदू परिषद भारत प्रांत लिखा हुआ है, देखिए मध्य भारत प्रांत का, वहाँ के जो पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय टोली जिसको कहते हैं उसकी बैठक यहाँ पर हो रही है। और इस बैठक में जो जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक उसके तहत जो कोरोना काल के दौरान संघ प्रमुख लगातार समीक्षा कर रहे हैं अपने जो आनुषंगिक संगठन है और ख़ासतौर से संघ की भी, तो उसमें क्या काम किए गए, आगे क्या रणनीति होगी, ये सब बताया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आने वाला उपचुनाव है उसको देखकर भी लगता है कि संघ की जो एक्टिविटी है वो मध्य प्रदेश में बढ़ गई है। अभी कुछ दिनों पहले ही आपको अगर याद हो तो सह संगठन मंत्री के पद पर बीजेपी के सह संगठन मंत्री के पद पर हितानंद की जो नियुक्ति है वो की गई है। वो संघ के करीब 25 साल तक प्रचारक रहे थे, तो संघ का जो दखल है वो बीजेपी में एक तरीके से बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और उपचुनाव जो सबसे महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश में उसके लिहाज से भी संघ प्रमुख के लगातार मध्य प्रदेश में दौरे होना कई तरीके से सियासी गलियारों में भी चर्चा का विषय इन दिनों बने हुए हैं। जी शुक्रिया आपका शरद इस जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खंडवा से खबर आपको बताते हैं जहां पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। महिला और 1.5 साल की बच्ची की जलने से मौत हो गई। बूंदी के गोंदखेड़ा गांव में आज सुबह यह हादसा हुआ। दरअसल घर में लगी आग को बुझाने में 4 फायर फाइटर लगी हैं। मामला संदिग्ध मानकर पुलिस भी जांच में जुट गई है। बूंदी पुलिस कि ये मामला संदिग्ध है, आग लगी नहीं, शायद लगाई गई हो, ऐसा पुलिस को अंदेशा है। कि ये एक दर्दनाक हादसा सामने आया। घर में आग लग गई थी। महिला और एक छोटी सी बच्ची, 1.5 साल की बच्ची, जिसकी जलने से मौत हो गई। बूंदी के गोंदखेड़ा गांव में आज सुबह ये घटना हुई है और घर में जो आग लगी इसको बुझाने में 4 फायर फाइटर लगी है। अब मामला संदिग्ध माना जा रहा है और पुलिस जांच में जुट गई है। तो आप ये देख सकते हैं तस्वीर। हरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, बेहद दर्दनाक ये हादसा वाकया, 1.5 साल की बच्ची और महिला दोनों की मौत हो गई। कैसे ये आग लगी थी घर में? क्या ये दोनों ही मौजूद थे, कोई और नहीं था क्या? जी पुनीत, वाकई ये बड़ा दर्दनाक हादसा है। ये जिसने भी देखा सबने सिर्फ अफसोस के सिवा उसके पास अल्फाज नहीं थे। रात को जब ये घटना घटी है, ऐसा नहीं कि घर में कोई नहीं थे, घर में उसके महिला की सास जो जली है, जिसकी मौत हुई है, उसकी सास, उसकी जेठ, उसकी जेठानी सभी मौजूद थे। लेकिन ये मामला संदेहास्पद इसलिए लग रहा है, जो बूंदी पुलिस से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि जब अंदर के कमरे में ये माँ बेटी सो रही थी और जब इन लोगों ने डायल 100 का फोन लगाया, उसके बाद अगर प्रयास किए होते तो आग बुझ सकती थी। लेकिन
जब तक दमकल वहां पहुंचे तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था और माँ बेटी की जलकर मौत हो गई है। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन मामला किस रूप में है, कैसे घटना घटी है, इसके बारे में अभी कोई भी बताने से इनकार कर रहा है। पुलिस शुक्रिया। बेहद दर्दनाक ये खबर सामने आई है, माँ बेटी की मौत हो गई। सागर से खबर आपको बता रहे हैं, बर्बादी की भेंट गेहूं चढ़ गया, कई 100 क्विंटल गेहूं बारिश में भीग गया, खराब हो गया। ओपन कैंपस में बगैर कवर किए गए गेहूं रखा था। मॉनसून सीजन है, बारिश का मौसम है, लेकिन कवर करने की जरूरत शायद किसी को महसूस नहीं। समर्थन मूल्य पर समितियों से इसे खरीदा गया था। खुरई के करमपुर गांव में कैंपस बनाए गए थे और सही तरीके से कवर नहीं किए जाने की वजह से ये पूरा बर्बाद हो गया। रचित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। रचित, ये तो घोर लापरवाही, खुलेआम लापरवाही, सरेआम लापरवाही, ये सब नजर आ रहा है इसमें। जी पुनीत, ये समितियों से जो समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की जाती है उसमें गोदामों में जगह न होने के कारण ओपन कैंपस बनाए जाते हैं, जो कि खुरई के करमपुर गांव में बनाए गए थे, लेकिन इसे अच्छे से कवर्ड नहीं किया गया और पिछले दिनों जो तेज बारिश हुई उसमें ये गेहूं बर्बादी की भेंट चढ़ गया। चलिए, शुक्रिया रचित आपका। तो कुछ दिनों पहले चावल किस तरीके से घटिया क्वालिटी का लोगों को खाने को दिया गया, वो हमने खबर दिखाई थी। और देखिए ये तस्वीर, और किस तरीके से जो मेहनत करता है किसान, उसकी मेहनत पर कैसे बर्बादी की इबारत लिख दी जाती है। बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।